अब आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट के बाद जो हमारा दूसरा मेथड होता है मैकेनिज्म को डेवलप करने का, वो है स्टडी ऑफ इंटरमीडिएट। कि इंटरमीडिएट रिएक्शंस में बनते हैं, अगर हम उनको स्टडी करें तो उनकी स्टडी से भी हम मैकेनिज्म को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जो दूसरा मेथड है मैकेनिज्म बनाने का, वो है हमारे पास स्टडी ऑफ इंटरमीडिएट। अब जो इंटरमीडिएट को स्टडी करते हैं वह उसमें डिफरेंट मेथड्स हो सकते हैं। अब बहुत सारे रिएक्शन हैं जिनमें एक से ज़्यादा इंटरमीडिएट बन सकते हैं। अब बाज़ दफ़ा वो इंटरमीडिएट स्टेबल होते हैं, बाज़ दफ़ा वो स्टेबल नहीं होते, और बाज़ दफ़ा हम उनको डिटेक्ट कर सकते हैं जो कि स्टेबल होते हैं और लॉन्ग लाइफ होते हैं, लॉन्ग लिव्ड होते हैं। और बाज़ इंटरमीडिएट जो होते हैं वो शॉर्ट लिव्ड होते हैं और हम उन्हें डिटेक्ट नहीं कर पाते। तो ऐसे इंटरमीडिएट जो स्टेबल नहीं होते, तो फिर हम क्या करते हैं, हमारी कोशिश ये होती है कि हम उनको किसी फिज़िकल मेथड के ज़रिए डिटेक्ट कर सकें। तो डिटेक्शन ऑफ इंटरमीडिएट होगी। और अगर वो स्टेबल हैं और हम उनको आइसोलेट कर सकते हैं, इनको रिएक्शन इंटरमीडिएट को लैदा करके हम उसको किसी और रिएजेंट से रिएक्ट करके हमारा डिज़ायर प्रोडक्ट डेवलप कर सकते हैं, तो उसे हम बोलते हैं आइसोलेशन ऑफ इंटरमीडिएट। और बाज़ दफ़ा जो इंटरमीडिएट होते हैं ना तो वो डिटेक्ट किए जा सकते हैं, ना ही वो आइसोलेट किए जा सकते हैं। तो फिर क्या करते हैं कि जो इंटरमीडिएट होते हैं उन्हें हम ट्रैप करने की कोशिश करते हैं बाय यूजिंग ट्रैपिंग एजेंट। तो जो इंटरमीडिएट होंगे उन्हें हम किसी और केमिकल कंपाउंड के साथ रिएक्ट करके ट्रैप करने की कोशिश करते हैं। और बाज़ दफ़ा ना तो इंटरमीडिएट डिटेक्ट होते हैं, ना आइसोलेट होते हैं, ना ही उनको ट्रैप किया जा सकता। तो फिर क्या करते हैं कि हम उन इंटरमीडिएट को प्रोडक्ट बनने देते हैं, और जब वो रिएक्शन कंप्लीट होता है तो फिर हम प्रोडक्ट का एनालिसिस करते हैं। जो अभी हमने एग्जांपल की कि प्रोडक्ट के जो बन जाएगा जब वो कंप्लीट हो जाते हैं, तो प्रोडक्ट एनालिसिस से हम मैकेनिज्म तक एक्सेस कर सकते हैं। और उसके बाद है काइनेटिक स्टडी ऑफ इंटरमीडिएट। और जो इंटरमीडिएट बनेंगे उनकी काइनेटिक स्टडी से भी हम मैकेनिज्म को डेवलप कर सकते हैं। तो जो सबसे पहला मेथड है दैट इज़ द डिटेक्शन ऑफ इंटरमीडिएट। अब जो अनस्टेबल आइसोटोप यानी कि कौन से इंटरमीडिएट हम डिटेक्ट करते हैं जो कि अनस्टेबल होते हैं। अनस्टेबल इंटरमीडिएट आर ऑफन डिटरमिन्ड बाय द फिजिकल मेथड। उन्हें हम फिजिकल मेथड से डिटरमिन करते हैं। और वो फिजिकल मेथड में जो सबसे मोस्ट कॉमन मेथड होते हैं दैट आर स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड। स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड्स जिनमें आईआर है, इंफ्रारेड, यूवी विजिबल है, मेथड है स्पेक्ट्रोस्कोपी है, आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, यूवी अल्ट्रावायलेट विजिबल है, एनएमआर है न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस है, इलेक्ट्रॉन एमिशन, इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस है, सीडीएनपी है। ये डिफरेंट स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड्स हैं जो उन इंटरमीडिएट को डिटेक्ट करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं जो कि शॉर्ट लिव्ड होते हैं और हम उन्हें आइसोलेट नहीं कर सकते। फ्लैश फोटोलाइसिस मेथड है जिसके ज़रिए हम शॉर्ट लिव्ड इंटरमीडिएट को डिटेक्ट कर सकते हैं इन सॉलिड गैस एंड लिक्विड स्टेट में विद इन द टेम्परेचर रेंज ऑफ कॉमन रिएजेंट। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे एक एग्जांपल करते हैं जिसमें हमारे पास है नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन, नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन। अब इसके लिए जो हमारे पास रिएजेंट होता है नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड होता है, जिन दोनों के रिएक्शन से हमारे पास नाइट्रेटिंग एजेंट जिन्हें हम नाइट्रोनियम आइन बोलते हैं वो जनरेट होता है। अब ये जो नाइट्रोनियम आइन है दैट प्रोड्यूस इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑन बेंजीन रिंग। ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन प्रोड्यूस करेगा जिससे हमारे पास इंटरमीडिएट के तौर पर दिस वन बनेगा। और जो बाइसल्फेट रेडिकल जनरेट हुआ है वो हाइड्रोजन पे अटैक करके बॉन्ड को बेंजीन रिंग की स्टेबिलिटी को दोबारा कंप्लीट कर देता है। सब्स्टिट्यूशन हो गई हाइड्रोजन की नाइट्रो ग्रुप के साथ। अब क्या करते हैं कि इसमें इंटरमीडिएट के दौर पे नाइट्रोनियम आयन होता है और इस नाइट्रोनियम आयन को स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड, कौन सा स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड, रामन स्पेक्ट्रोस्कोपी के जरिए हम इसको डिटेक्ट कर सकते हैं।
मतलब ये हुआ कि जो इंटरमीडिएट जनरेट हुआ है नाइट्रोनियम आयन, अब इस नाइट्रोनियम आयन की जो प्रेजेंस है वो हम रामन स्पेक्ट्रोस्कोपी के ज़रिए इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं। तो मतलब ये हुआ कि ऐसे आइसोटोप जो शॉर्ट लिव्ड होते हैं उनको डिटेक्ट किया जा सकता है बाय डिफरेंट फिजिकल मेथड्स। उसके बाद है आइसोलेशन ऑफ इंटरमीडिएट। ऐसे इंटरमीडिएट जो स्टेबल होते हैं और लॉन्ग लाइफ्ड होते हैं, हम उन्हें ईजिली आइसोलेट कर सकते हैं। और उनमें जो फर्स्ट एग्जांपल अभी हम डिस्कस करें डेट है हॉफमैन रीअरेंजमेंट। हॉफमैन रीअरेंजमेंट क्या होता है कि इसमें प्राइमरी अमाइन जनरेट होते हैं, प्रिपेयर होते हैं फ्रॉम अमाइड, एसिड अमाइड के साथ इन अल्कलाइन कंडीशन, यानी कि बेसिक कंडीशन में प्राइमरी अमाइन जनरेट किए जाते हैं फ्रॉम एसिड अमाइड के साथ। ये हमारे पास एक इक्वेशन है डेट इज अ एसिड अमाइड इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड और ब्रोमीन, हमारे पास प्राइमरी अमाइन जनरेट होगी। अगर हम इसका मैकेनिज्म देखते हैं तो इसमें जो इंटरमीडिएट होता है डेट दो तरह के इसमें इंटरमीडिएट बनते हैं, और उनमें जो इंटरमीडिएट फर्स्ट इंटरमीडिएट है डेट इज एन ब्रोमोमाइड एंड आइसोसायानेट। तो उसके लिए हमारे पास एक मैकेनिज्म है जो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें बेसिक कंडीशन में जो बेस है हाइड्रोक्सिल ग्रुप वो अमाइड में से प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगी, और प्रोटॉन एक्सट्रैक्ट करने से बॉन्ड लिफ्ट होगी कार्बोनाइल ग्रुप की। जब कार्बोनाइल ग्रुप वापस ब्रोमीन को ऐड करेगा तो हमारे पास जो इंटरमीडिएट बनता है ये वाला एन ब्रोमो अमाइड। तो ये हमारे पास स्टेबल इंटरमीडिएट है जिसको हम यहाँ से आइसोलेट कर सकते हैं। अब जो इंटरमीडिएट आइसोलेट किया है इसको फर्दर हम रिएक्ट करवा कर हमारी प्राइमरी अमाइन तक एक्सेस कर सकते हैं। जैसा कि अभी यहाँ पे हम दोबारा एक और बेस का मॉलिक्यूल है, वो नाइट्रोजन से प्रोटॉन को डीप्रोटोनेट कर रहा है और कार्बोनाइल ग्रुप की बॉन्ड को लिफ्ट कर दिया उसने बाय एलिमिनेशन ऑफ वाटर। और आइसोसायानेट मॉलिक्यूल बनाने के लिए जो हमारे पास मिथाइल ग्रुप है या अल्काइल ग्रुप है वो नाइट्रोजन पे शिफ्ट हो रहा है और ब्रोमाइड आयन एलिमिनेट हो रहा है। अब हमारे पास जो इंटरमीडिएट बना है दिस वन दैट इज आइसोसायानेट, यानी कि एन ब्रोमोमाइड जब वाटर को एलिमिनेट करेगा उससे जो नेक्स्ट इंटरमीडिएट बनता है दैट इज आइसोसायानेट। और आइसोसायानेट की एसिड वर्कआउट, यानी कि एसिड वर्कआउट का मतलब जब इसकी इन प्रेजेंस ऑफ वाटर इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे तो वी गेट प्राइमरी अमाइन। इसका मतलब ये हुआ कि हॉफमैन जो रीअरेंजमेंट है इसमें अमाइड जो होगा वो रीअरेंज्ड हो जाएगा पहले एन ब्रोमामाइड, और उसके बाद जो दूसरा इंटरमीडिएट है डेट इज आइसोसायानेट, और बाद में वो फाइनली किस पे कन्वर्ट हो रहा है प्राइमरी अमाइन में। तो इसके जो की पॉइंट्स हैं इस मैकेनिज्म के वो ये हैं कि एसिड अमाइड कन्वर्टेड इनटू प्राइमरी अमाइन थ्रू एन ब्रोमामाइड, पहला इंटरमीडिएट ये है। और जो दूसरा इंटरमीडिएट इसमें बनता है डेट इज आइसोसायानेट। This isocyanate on hydrolysis converted into primary amine, N-bromamide and isocyanate are actual intermediate which has been isolated. तो ऐसे रिएक्शंस जिनमें इंटरमीडिएट जो होते हैं वो स्टेबल होते हैं उन्हें हम इजीली आइसोलेट कर सकते हैं। जो एग्जांपल नंबर 2 है डेट इज निबर रीअरेंजमेंट। इस निबर रीअरेंजमेंट में क्या होता है कि जो अल्फा अमाइनो कीटोन्स को हम प्रिपेयर करते हैं जिसके लिए टोसाइलेटेड कीटोजाइम रिएक्टेंट हमारे पास होता है। टोसाइलेटेड कीटोजाइम को कन्वर्ट किया जाता है अल्फा अमाइनो कीटोन्स में। तो इसका जो प्रपोज मैकेनिज्म अब नीबर अरेंजमेंट में हमारे पास जो इंटरमीडिएट बनता है डेट इज एजीरीन। तो ऐसा मैकेनिज्म जो एजीरीन के बनने को कंफर्म करेगा डेट इज द रियल मैकेनिज्म फॉर निबर रीअरेंजमेंट। तो स्टार्ट कर रहे हैं हमारे पास डेट इज टोसाइलेटेड कीटोजाइम। ये हमारे पास टोसाइलेटेड कीटोजाइम है और टोसाइल ग्रुप जैसा कि हमें पता है कि वो गुड लिविंग ग्रुप है। तो बेसिक कंडीशन में जब बेस अल्फा कार्बन जो कि एसिडिफाई हाइड्रोजन होता है, एसिडिफाई हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट ऑन द अल्फा कार्बन कीटोन की जो
अल्फा कार्बन होती है उसके साथ जुड़ा हुआ जो हाइड्रोजन होता है वह एसिडिफाई हाइड्रोजन होता है, लिहाजा बेस इसको एक्सेप्ट कर सकती हैं। और जो नेगेटिव चार्ज कार्बन नाइट्रोजन पे अटैक करेगा और टोसाइल ग्रुप जो है, टोसाइलेटेड ग्रुप वो एलिमिनेट होके एजिरीन बनाएगा। दैट इज द एक्चुअल इंटरमीडिएट ऑफ दिस रिएक्शन। एजिरीन ऑन बेसिक हाइड्रोलिसिस, हम इसकी बेस हाइड्रोलिसिस करेंगे, बेस अटैक करिए कार्बन पे, बॉन्ड लिफ्ट हो गया नाइट्रोजन आटम पे। और उसके बाद फर्दर जो है हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं, बेसिक हाइड्रोलिसिस है, नाइट्रोजन ऐड होगा, बाद में हाइड्रोक्सल ग्रुप जो है वो एक दफ़ा एलिमिनेट हो रहा है, प्रोटीनेशन ऑफ नाइट्रोजन हो गया। और बेस ग्रुप अगेन डिहाइड्रेशन का प्रोड्यूस कर रहा है बाय प्रोड्यूसिंग कार्बोनाइल ग्रुप, और उस कार्बोनाइल ग्रुप की फर्दर हाइड्रोलिसिस से अमाइन बनेगी और दैट अमाइन इज अल्फा कार्बन, दैट इज कीटो, अल्फा अमाइनो कीटोन्स। मतलब ये हुआ कि टोसाइलेटेड जो कीटोजाइम होते हैं उनकी बेस हाइड्रोलिसिस अगर की जाए तो उससे हमारे पास क्या प्रोड्यूस होती है, ये अल्फा कार्बन, इसके ऊपर अमाइन लगा हुआ है, अल्फा अमाइनो कीटोन्स जनरेट होती हैं वाया एजीरीन। तो लिहाजा इस मैकेनिज्म में एजीरीन बन रही है जो कि निबर रीअरेंजमेंट का हमारे पास स्टेबल इंटरमीडिएट होता है। तो लिहाजा इस निबर रीअरेंजमेंट का ये मैकेनिज्म होगा। उसके बाद हमने जो मोस्टली पहले भी डिस्कस किया हुआ है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ एरोमेटिक रिंग। अब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हमारे पास जो इंटरमीडिएट बनता है डैट इज सिग्मा कम्प्लेक्स, या जिसे हम बेंजोनियम आइन बोलते हैं, कि बेंजीन की जो स्टेबिलिटी होती है वो टेम्परेरीली लॉस्ट हो जाती है बाय दी क्लीवेज ऑफ 1 पाई बॉन्ड। तो सिंपल सा मैकेनिज्म है कि जो इलेक्ट्रोफाइल है वो बेंजीन की पाई बॉन्ड को ब्रेक करेगा जिससे बेंजोनियम आइन या फिर सिग्मा कॉम्प्लेक्स जनरेट होता है, और बाद में हाइड्रोजन की रिमूवल की वजह से हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाती है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कंपाउंड है जिसमें हम HF हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, और हाइड्रोजन के सब्स्टिट्यूशन से हमारे पास जो कंपाउंड बन रहा है अगेन सिग्मा कम्प्लेक्स बन रहा है। और ऐसे तमाम मैकेनिज्म जिसमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो और उसमें सिग्मा कम्प्लेक्स बने तो वो उस मैकेनिज्म की कंफर्मेशन करता है कि इसमें हमारे पास स्टेबल जो इंटरमीडिएट है डैट इज सिग्मा कम्प्लेक्स या बेंजीनियम आइन बनता है। और जो दूसरी तरह की रिएक्शन है जो बेंजीन गिव प्रोड्यूस करती है डैट इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है कि जो